साथियों नमस्कार। साथियों, हाल ही में 26 जुलाई को हम लोगों ने हमारा कारगिल विजय दिवस को मनाया है और हमारे इसी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 26 साल भी पूरे हुए हैं। कारगिल एक ऐसा जिला, एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर युद्ध करना या जिसके ऊपर सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर हमारी भारतीय सेनाओं ने अपना परचम लहराया था और 1999 में हम लोगों ने पाकिस्तान के जो नाकाम मंसूबे थे उनको पूरी तरीके से रौंद के रख दिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। यह अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है जो देश के सभी लोगों को गौरवान्वित फील करा देता है, महसूस करा देता है, क्योंकि इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि हमारी सेनाएं कितनी सक्षम है। हालांकि हमारी सेनाओं ने समय समय पर जब जब पाकिस्तान ने कभी भी कोशिश की है कि वो हमारी सेनाओं को परेशान करे या हमारे देश के अंदर 1 इंच भी घुसने की कोशिश करे, तब तब हमारे देश की सेना ने पूरे तरीके से पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ाए और इसका एग्जाम्पल हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भी है। लेकिन ऐसे तमाम ऑपरेशन हमारी सेना समय समय पर करती रहती है, जो कई बार मीडिया के द्वारा हमारे तक पहुंच भी जाते हैं और कई बार हमारे तक नहीं भी पहुंचते। पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कारगिल विजय दिवस की। आइए समझते हैं पूरा मैटर क्या था, कब स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी जिसके ऊपर हमें बात आज करनी चाहिए। सबसे पहले, कारगिल लेह लद्दाख में आने वाला एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आप में इतने हाइट पर है, इतने पीक पर है कि वहां पे इंसान का जीवन भी सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसा ग्लेशियर क्षेत्र है जहां पर हर साल हमारा एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ। हालांकि अभी उस एग्रीमेंट को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता, सिर्फ यही एक इसका कारण है। हमारा इससे पहले एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ, जिस एग्रीमेंट में जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने होते हैं, उस एटीट्यूड पे, उस हाइट पर इतनी बर्फबारी होती है कि वहां पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ कि इन दिनों दोनों की ही सेना जो है वो नीचे अपने बेस पर लौट जाएंगी और पीक पर अपने बेस, पीक पर जो भी उनके ट्रुप्स होंगे, कैंप होंगे, वहां पे स्टे नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सर्वाइवल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यही काम हमेशा की तरह 1999 में भी भारत ने किया था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बातों पर भरोसा किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान ने अपने ट्रुप तो वापस बुलाए थे नवंबर के महीने में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्रुप जो थे वो मार्च में ही ऊपर कारगिल के जो पहाड़ियां थी वहां पे हमारे जो कैंप थे वहां पे भेज दिए थे, ताकि जब भी भारतीय सेना मई के महीने में ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो वो ऊपर से ही वहां पे कैप्चर करके उसको बैठ जाएंगे और ये युद्ध जो है वो उनके लिए इजी हो जाएगा और इसी बहाने वो कारगिल जैसे जो बड़े क्षेत्र हैं उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। कारगिल एलओसी में आने वाला एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर, जिसकी जो हाइट है वो 16,500 फीट समुद्र तल से है। 2025 की भी अगर हम लोग बात करें तो आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ बेसिकली जहां पे 2 न्यूक्लियर देश आपस में टकरा रहे हों। बावजूद इसके 1999 में, क्योंकि 1998 में ही भारत ने और इसी साल पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था और न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने और साल के बाद ही हम लोगों के बीच में एक कारगिल जैसा युद्ध देखने को मिला। हालांकि न्यूक्लियर टेस्ट और कारगिल युद्ध के बीच में एक लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, एक लाहौर बस यात्रा भी हुई थी। अधिवेशन, माफ कीजिएगा, वो अधिवेशन नहीं था, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में लाहौर बस यात्रा शुरू की गई थी, जिसका इनिशिएटिव हमारे उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। और ये एक कोशिश थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच के जो संबंध है उसको अच्छा किया जा सके, उसको हमेशा के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। पर वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने मौका देखा और मौका देखते के साथ ही उन्होंने कारगिल जैसे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करी। अब कब्जा तो वो कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने क्या क्या काम किया वो एक बार हम लोग इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि 1947 में दोनों ही देश आजाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता, तो 15 अगस्त को हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन साथ ही जब ये दोनों देश आजाद हुए तो इस दोनों ही देशों के अंदर तमाम समस्याएं थी। जैसे सबसे बड़ी समस्या रिफ्यूजी, दूसरी समस्या की इतने संसाधन नहीं है, इतना धन नहीं है। पाकिस्तान जो पंजाब को बांटा गया था, बंगाल को बांटा गया था, वहां के जो लोग थे उनको भारत में आकर रहना था और उसके लिए भी हमने एक समय सीमा तय कर रखी थी 19 जुलाई 1948 की। वो सब चीजों को देखते हुए हमारे लिए वो जो समस्याएं थी बहुत बड़ी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान का इन समस्याओं पर ध्यान नहीं था। पाकिस्तान का ध्यान था किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर कर पाऊं। इन सभी के बीच में एक क्षेत्र है हमारे देश का जिसको हम लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुरू से ही उसके ऊपर एक नजर रही है कि किसी भी तरीके से मैं जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लूं। और ये चीज हम लोग 1947 में जैसी देश को आजादी मिलती है वहीं से ये चीज हमें देखने को भी मिल जाती है। 1947 में बहुत कोशिश करी पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से वो जम्मू कश्मीर को अपना कब्जा कर लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह डोगरा साहब थे, डोगरा जो डायनेस्टी के जो राजा थे हरि सिंह डोगरा, वो बेशक एक हिंदू राजा थे, लेकिन कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की ज्यादा थी और यही पाकिस्तान का एक बेस था कि हम इसी के आधार पर जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहानी यही नहीं रुकी। 1965 में भी हमारा उनके साथ युद्ध हुआ, 47 में भी हमने पाकिस्तान को हराया, 65 में भी हमने पाकिस्तान को हराया और 71 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ
तो इस बार जो युद्ध हुआ उस युद्ध के अंदर तो हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से भी कर दिए थे। हालांकि हर युद्ध का एक ट्रीटी हुई है। जैसे हम लोग बात करें 65 के युद्ध की तो हमारा ताशकंद समझौता हुआ, 71 के युद्ध की बात करेंगे तो हमारा शिमला समझौता हुआ। हम हर बार एक समझौता करते हैं और पाकिस्तान हर बार उस समझौते को ब्रेक करने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने कारगिल जो क्षेत्र था, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोशिश ये, मतलब दोनों ही सेना ये करती है कि भैया बर्फ के दिनों में या सर्दियों के दिनों में दोनों ही सेना अपने पीक से नीचे उतर जाती हैं और वहां पे अपने बेस कैंप में जाकर रुक जाती हैं। पाकिस्तान ने सेना इनिशियली तो उतारी, लेकिन साथ साथ सेना को वहां पे भेज दिया। और सेना को इस बार उसने सेना का नाम नहीं दिया, इस बार उसने उसको आतंकवादियों का नाम दिया। शुरू से लेके एंड तक इस युद्ध में पाकिस्तान ने हमेशा एक ही बात बोली है कि पाकिस्तान की सेना ने कारगिल पे कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो संगठन है, जो ग्रुप है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीओके में खासकर जो एक्टिव है, उन लोगों को किया गया ये काम है। इसमें हमारा लेना देना कोई भी नहीं है। अब ये भी बोलते हैं कि इसमें हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। और परवेज मुशर्रफ उस समय पे जो उनके आर्मी चीफ थे, या नवाज शरीफ जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, बाद में इस बात पे एग्री भी करते हैं कि वो हमारी सेना थी। दोनों ही लोगों ने इस बात को एग्री भी किया है। तो जब इन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया तो बदले में भारत ने अपना ऑपरेशन विजय चलाया, और ऑपरेशन विजय में भारत को एयरफोर्स जैसा सपोर्ट भी मिला था। और एयरफोर्स और भारतीय सेना की मदद से, थल सेना की मदद से हम लोगों ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से वहां से हरा के वापस भेजा था। बेसिकली 12 जून को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है सरताज अजीज, वो मिलते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब से, और दोनों के बीच की जो बातें थी ये पूरी तरीके से विफल रही। ये जो मीटिंग थी फेल रही, और इसके बाद जो युद्ध था वो एक तरीके से अपने प्रोसीड हो चुका था, आगे बढ़ चुका था। और पाकिस्तान के ऊपर विश्व के सभी देशों ने दबाव बनाया है कि भैया आप जो एलओसी बनी हुई है उस एलओसी को फॉलो करो। लेकिन पाकिस्तान की चाहत थी कि मुझे एलओसी के अलावा ये एरिया और मिल जाए, फिर बाद में समझौता करें और समझौते के बाद मैं इस एरिया तक अपनी एलओसी को खींच सकूं। पाकिस्तान की शुरू से कोशिश यही थी, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकामयाब रही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 बड़े युद्ध लड़े। युद्ध तो इसमें बहुत थे, लेकिन 3 जो मेजर युद्ध हैं वो ये हैं कि बैटल ऑफ तोलोलिंग का हमने एक युद्ध लड़ा है, टाइगर हिल का युद्ध लड़ा है, और बैटल पॉइंट ऑफ 4875 का। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। अगर आप उन फिल्मों को देख चुके हैं, एलओसी कारगिल जैसी फिल्में अगर आपने देखी है, या लक्ष्य जैसी फिल्में आपने देखी है, तो आपको इन बैटल्स का और डीपली आइडिया भी लगेगा। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमें देखनी भी चाहिए, जो हमें गौरवान्वित भी महसूस कराती हैं कि हाँ हमारी सेना क्या है और हमने उस समय पर हमारी सेना ने किस तरीके से काम किया होगा। इस युद्ध में हमने बहुत से अपने अनमोल रत्न खोए हैं, जिनमें से कुछ जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, सब जानते हैं इनकी वो कही हुई बातें कि मैं लौटूंगा जरूर, या तो तिरंगे के साथ या तिरंगे में लपेट के, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। अपनी मम्मी को और अपनी होने वाली वाइफ को ये ऐसा वादा करके गए थे। और मरणोपरांत भारतीय सेना ने इनको, या भारतीय सरकार ने इनको परमवीर चक्र जैसे सम्मान से सम्मानित भी किया था। दूसरे हमारे जो भारतीय थे, योगेंद्र सिंह यादव जी, इन्होंने भी 16,000 फीट पे मतलब एक टाइगर हिल पे अपना जीवन जो था वो न्यौछावर किया था, इनको भी परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा कैप्टन अनुज नैयर हैं, ठीक है, पांडे जी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे वीर थे जिनकी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे हमारी सेफ्टी के लिए, हम लोगों को बचा के रखने के लिए। और इस तरीके से जो कारगिल का युद्ध था, उस युद्ध में हमने पूरे तरीके से पाकिस्तान को धूल भी चढ़ाई और पाकिस्तान को यह मानने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पीएम के ऊपर जब यूएनओ का दबाव आया, पाकिस्तान के पीएम के ऊपर जब दुनिया का दबाव आया, तो पाकिस्तान के पीएम ने यह स्टेटमेंट दी कि हम लोग मिलिटेंट से बात करेंगे, हम लोग आतंकवादियों से बात करेंगे और उनको वहां से वापस आने की बात समझाएंगे। कमाल की बात है, पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि ये हमारी सेना नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम आतंकवादी से बात करेंगे। पाकिस्तान का ये रूप हम सबको पता है, वो 1980 के दशक से ही भारत के अंदर पूर्ण रूप से आतंकवाद जैसी घटनाओं को फैलाने में लगा हुआ है। हालांकि ये घटनाएं, ये उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए। अभी हाल ही में पहलगाम का अटैक हो, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, उरी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या हमारे देश के द्वारा सेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक हो, ऐसे बहुत से जवाब हैं जो हमने पाकिस्तान को समय रहते हुए दिए हैं। और इस पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के साथ भारत को अपना क्या रिश्ता बनाना चाहिए, किस तरीके से इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।